अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है 9th क्लास की पूरी बुक को तैयार कर लिया होगा। तो आज आपके लिए जो नेक्स्ट है वो हमने 10th क्लास की बुक और इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने 9th और 10th के लिए सिर्फ एक-एक दिन को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मैक्सिमम आप 3 दिन दे सकते हैं 9th-10th को, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इनको नहीं देना। इतना स्लो जो है ना वो आप लोगों ने नहीं होना। कल से किसी का भी कोई भी फीडबैक नहीं आया जिसके अंदर के आपको 9th क्लास में से कोई चीज़ समझ नहीं आई या इस तरह का कोई भी मुझे फीडबैक नहीं मिला कि हमने कंप्लीट कर ली है, सिवाय एक बच्ची के। उसने मुझसे मैसेज करके पूछा है, उसके अलावा किसी ने मुझसे नहीं पूछा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाए, यहाँ पर लेक्चर देने का मकसद यही है कि आप उसका फीडबैक भी दें। आप उसमें से क्वेश्चंस हों वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि हमने ये तैयारी कर ली है, क्या आप गिवन टाइम के अंदर अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आज हमने जो है ना वो स्टार्ट लेना है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव से रिलेटेड चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर 7 एंड 8 भी है। तो वो बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेन उनमें भी किया हुआ है, लेकिन कुछ बेसिक्स इस तरह की हैं जो सिर्फ 9th और 10th क्लास की बुक के अंदर जो है ना वो मेंशन है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो स्टेटमेंट क्या है, और वो उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है ना इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, उसको किसके प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से पेपर में जो क्वेश्चन आया है 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इफ द लेंथ लेंथ जो कि ये दी हुई है, your amplitude is decreased to half, what will be the effect on the spring constant। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इसका जो है ना वो रिलेशन, इसमें इस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर एक्स को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। एफ इज इक्वल टू, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू एम ए ओवर एक्स। तो मैथ्स को डबल कर दें या मैथ्स को सिंगल कर दें तो स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन जो है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर से ये भी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। और आगे आ जाती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी इसकी एग्जांपल है, इसको आपने अच्छे से यहाँ से रीड आउट करना है। इसके बाद आ जाता है इसका टाइम पीरियड। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आता है कि अगर हम मैथ्स को डबल कर दें, मैथ्स को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें और के को भी चेंज करें तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मास को हम 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम m के साथ 4m लिख दें तो 4m का अंडर 4 का अंडर रूट 2 होगा तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। इसके अलावा ये भी आता है कि जो है अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज कर दें तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड नहीं है। एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो एम्पलीट्यूड के चेंज करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है बाल एंड बाउल सिस्टम। इसको जस्ट आपने रीड करना है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रीड करें ना भी करें तो कोई बात, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम के एंड पे जो है ये टाइम पीरियड, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये एग्जांपल है। और टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अच्छा, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, यहाँ पर जो है ना टाइम पीरियड का जो है वो रिलेशन पूछा जाता है कि अगर हम मैथ्स को डबल कर दें, बोब का जो मैथ्स होता है उसको हम डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो पीपीएससी का 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था वो इस तरह से था कि जो ग्रेविटी है, ये जो अर्थ है ना हमारी, इसके जो है 3 पॉइंट्स है, सॉरी 2 पॉइंट्स है, एक इक्वेटर और 2 पोल्स। टोटल 3 बन जाते हैं, 2 पोल्स और जो दरमियान में आ जाता है इक्वेटर। अब जब इक्वेटर पे है ना वो वहां पर जी की वैल्यू और पोल पे जो है ना वो जी की वैल्यू चेंज होती है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी हाई और लो। मतलब ज़्यादा कहाँ पर होता है, लो कहाँ पर होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है या पोल्स पे ज़्यादा होता है। सिर्फ पोल पे जो है ना इसकी वैल्यू, तो इस तरह से है कि जो जी की वैल्यू है ना ये इक्वेटर पे कम होती है और पोल्स पर ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है आपस में, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो जी के साथ जो है टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन है, जहां पर जी ज़्यादा होगा वहां पर टाइम पीरियड
कम होगा, और जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा कम होगी वहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो जब यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा वहाँ पे पेंडुलम की मूवमेंट जो है ना वो स्लो होगी। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी लिखे, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट फीचर सिंपल हार्मोनिक मोशन के आप लोगों ने अच्छे से रिमाइंड कर लेने हैं। और ये जो है वाइब्रेशन क्या होती है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। अच्छा, इसके भी एमसीक्यूज आप लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इस बुक के जो हैं एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स ये भी सब आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे और सिंपल हैं और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन जस्ट रीड आउट करने के लिए है। उसके बाद है वेव मोशन, इसको भी बस आप लोगों ने रीड आउट करना है। हाँ, यहाँ पर जो है चीज़ें कि वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको दोनों के दरमियान में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं, दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और दूसरी कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहाँ पर होती हैं और इनकी एग्जांपल क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस पर मुश्तमिल होती हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पे ये मुश्तमिल होती है, इनके कम्बिनेशन पे। उसके बाद आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन, ये भी आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट आ जाती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स की किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, क्रस्ट एंड ट्रफ पे मुश्तमिल होती है। और ये जो है, और ये चीज़, ये लाइन या बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर, और उसके अंदर पैरेलल है और इसके अंदर क्या है, परपेंडिकुलर। वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेव्स जो है ना एनर्जी को कैरी करते हैं, एक जगह से एक दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, एंड इसका फाइनल रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसके हिसाब से जो एग्जांपल नंबर 10.2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज चेंज करके के पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज द रिपल टैंक, ये भी इस तरह का टॉपिक है, ये आप लोगों ने आगे जाके कहीं पर भी नहीं पढ़ना, इसको आल टू आल यहीं से आप लोगों ने कवर करना है कि रिपल टैंक होता क्या है। ये इसके जो है, ये जो डायग्राम है, इसके अंदर जो पॉइंट ये चीज़ें हैं क्या क्या यूज़ होती हैं, और वेव्स को पैदा करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, अब जो इससे वेव्स बनती हैं वो कौन सी वेव्स हैं, वेव फ्रंट क्या होती है। अच्छा, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल्ट इनटू द सरफेस। अच्छा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक वो रखा है, हर्डल रखती है और उससे वेव टकरा कर जब वो जाती हैं वापस, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। नीचे जाके ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इसकी आगे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पर स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, और जो है ऊपर जो मतलब लेयर के ऊपर जो बिल्कुल पानी की ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, यहाँ पर जो स्पीड है वो कम होती है और वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा होती है। ये लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं कि जो स्लो स्पीड, शैलोअर वाटर, जो ऊपर वाला वाटर है, वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस भी देखें, डीप एंड शैलो वाटर, और डीप वाटर है फास्टर स्पीड है, रिपल टैंक की ये जो है वेव्स बताई गई हैं। और उसके अलावा ये दिखाया गया, इनकी नीचे ये रखी हुई है स्ट्रेट वेव जनरेटर, ये वेव्स को जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया। अब आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, जब रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स की बात करते हैं कि जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो क्या होता है कि उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। तो इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्शन है, दोनों का जो डिफरेंस है ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद है डायफ्रैक्शन, क्या होती है डायफ्रैक्शन, ये जो वेव्स का जो बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो ये डायफ्रैक्शन जो है ये कितनी इसकी, ये यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, क्या कहाँ कहाँ पर इसके जो है ना वो यूजेस हैं। उसके बाद समरी और इसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो एमसीक्यूज नंबर 8 है ये 2017 के पेपर में आया था। इसका आंसर जो है वो एम्पलीट्यूड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो एम्पलीट्यूड है जो कि इंडिपेंडेंट होता है। तो ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और इसके वो न्यूमेरिकल जो बिल्कुल सिंपल फार्मूला से हल हो रहे हैं उनको भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास साउंड, और साउंड जो है ये भी आप लोगों ने सिर्फ इसी बुक के अंदर पढ़ना है, उसको किसी और बुक के अंदर आपने स्टडी नहीं करना, क्योंकि आगे कहीं पर भी ये है इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं दी हुई जहाँ जितनी ज़्यादा यहाँ पर दी हुई है। तो साउंड क्या है, साउंड कौन सी वेव्स हैं, साउंड वेव्स एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से साउंड पैदा होता है, ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड। तो ये साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, जब भी कोई किसी भी चीज़ के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है तो साउंड जो है वो पैदा होती है। अब हमारी आवाज़ जो है ये भी एक
वाइब्रेटरी जो दरमियान में मीडियम है, हवा के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती है और हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र होकर दूसरे तक पहुँचती है। तो ये भी जो है वो वाइब्रेशन ही है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को आप वाइब्रेट करके देखें, आपको आवाज़ पैदा होगी। ये भी आप लोगों ने अच्छे से एक्टिविटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका ये हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनको ही आपने अंडरलाइन कर लेना है कि जो साउंड की प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किस तरह से पैदा होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी डिपेंडेंस जो है, लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, इसकी सारी डिपेंडेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पिच। पिच क्या है, पिच इज द करेक्टरिस्टिक। पिच और लाउडनेस दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट इज द क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि जो जैसे हम एक ही साउंड के साथ बोल रहे हैं लेकिन आप दो लोगों की आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द क्वालिटी। तो क्वालिटी ही है जिससे हम दो लोगों की आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पिच की वजह से कौन सी आवाज़ करते हैं, क्वालिटी की वजह से कौन कौन सी आवाज़ जो है ना डिस्टिंग। नेक्स्ट इज़ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका है जो यूनिट है ना, इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका यूनिट जो है ना वॉट की वैल्यू पुट करके वॉट किसके बराबर होता है, जाउल पर सेकंड। तो आप इसको ये भी इसका सेकंड यूनिट इसका ये भी इस तरह से लिखा जा सकता है, जाउल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू, तो ये इंटेंसिटी है। नेक्स्ट जो ना हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पेपर में अक्सर पूछी जा सकती है कि जो है साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल है वो कितना है जो ह्यूमन हेयर सुन सकता है। ह्यूमन हेयर की जो रेंज है तो वो कितनी है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। अब इसी बुक के अंदर एक और वैल्यू बताई गई है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो आप लोगों को दोनों का फर्क पता होना चाहिए कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल कौन सा है और साउंड का फ्रीक्वेंसी लेवल कौन सा है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन हेयर सुन सकता है और कितनी फ्रीक्वेंसी वो नहीं सुन सकता, और कितनी इंटेंसिटी की आवाज़ वो सुन सकता है और कितनी वो नहीं सुन सकता। 10⁻⁻12 बहुत कम है, लेकिन आगे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है विच इज़ लाउड इनफ टू बी पेनफुल। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो है ये आप लोगों को यहाँ से बेल और डेसिबल का फ़र्क पता होना चाहिए कि बेल किसके बराबर होता है, 10 डेसिबल। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, एंड इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, डेसिबल द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द डिफरेंट साउंड डेसिबल। ये आप लोगों को जो है ना यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इसके बाद जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड है, जिस तरह से वेव्स की रिफ्लेक्शन है, तो हमें पता है कि साउंड भी तो वेव है तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाती है, इको। इको कहलाती है। इको क्या होती है, तो ये जो है इसको, और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड एंड सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन अबाउट 0.1 सेकंड। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होने चाहिए कि हमारे दिमाग की जो सेंसेशन है तो कितने सेकंड के अंदर डिटेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़, टोटल डिस्टेंस कवर, तो दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, द ड्यूरेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैंक साउंड कैन बी एटलीस्ट 34 मीटर। तो 34 मीटर जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए टू प्रोड्यूस इकोस। तो मतलब 34 मीटर कितना, 17 पर जाने के लिए और 17 वापस आने के लिए। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, ये 343 या 342 है, और इसका टेम्परेचर के साथ स्पीड का रिलेशन है, ये आप लोग आगे जाकर भी पढ़ेंगे। v इज इक्वल टू एम फ्लैम्डा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में से ज़्यादा होती है, गैसियस में से कम होती है, लिक्विड में से सॉलिड की निस्बत कम होती है। अच्छा जी, उसके बाद है मेजरिंग ऑफ स्क्रीन बाई तो मैं तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ आवाज़ें जो हैं वो म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और म्यूज़िकल साउंड से अलावा जो आवाज़ें होती हैं जो कि हमारे कानों को नाखुशगवार महसूस होती हैं, उनको क्या कहते हैं। और इसके अलावा साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है, सेफ लेवल, ये लिखा हुआ है, द लेवल ऑफ द नॉइज़ रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज़। तो ये वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए ओवर एन 8 आवर वर्किंग डे। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन इस अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। और कौन-कौन सी बीमारियाँ जो हैं यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन से पैदा हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ एक्यूस्टिक। एक्यूस्टिक फिजिक्स की एक ब्रांच है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसके बारे में हम ज़्यादा वैसे यहाँ पर नहीं डिस्कस किया हुआ,
तो द टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जॉर्व अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेस इज कॉल्ड अक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। तो इको प्रूफ जो है ना घर या बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूस्टिक बिल्डिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें आवाज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसी जो है आवाज़ जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ की, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत होती है, उन जगहों को हम सॉलिड जो है ना उनकी दीवारें और जो छत है वो सॉलिड बना देते हैं। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ ए रूम द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर टू रिफ्लेक्टिव एंड साउंड बिकम्स गार्बलेट। मतलब इतना ज़्यादा आवाज़ हो जाती है कि वो सब लोगों तक पहुँच जाती है। इसके अलावा स्टेज के पीछे जो है वो लगाई जाती। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। पहले हमने इंटेंसिटी लेवल पढ़ा है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो इंसान जो है वो सुन सकता है। यहाँ पर बैड की भी लिखी हुई है रेंज, ब्लाइंड एज बैड द फ्रेज इज। तो ये अंधी तो नहीं होती, लेकिन इसको जो है वो दिन के टाइम नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी जो सुनने की ताकत है वो ज़्यादा होती है। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सा जानवर है जो ज़्यादा साउंड को जो है ना वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड, इनकी रेंज क्या होता है, साउंड हायर दैन 20। तो ये रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितनी, और ये यहाँ पर इसके यूजेस हैं। ये भी इतने ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोनार यहाँ पर है, एक टेक्निक है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। ये किसका एब्रीवेशन है ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके भी आपने इसी तरह से एमसीक्यूज अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है लाइट, दैट इज आल्सो सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसको कहते हैं, लाइट। हाँ जी, आगे जो है हमारा चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड है। लाइट के अंदर जो है ना, हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा उसमें वेव पढ़ी है, तो हमने दो तरह की वेव्स को स्टडी करना है, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो नेक्स्ट है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये किस तरह से होती है कि इंसिडेंट वेव पड़ती है, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के दरमियान ये जो एंगल पिच भी हमने ये इंसिडेंट। तो ये आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों ने इतना डीपली नहीं पढ़ना। इसके अंदर जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आप लोगों ने ये जो हाईलाइट किया हुआ है बुक के अंदर, हाईलाइट अच्छे से किया हुआ है, वो आप लोगों ने अच्छे से तरह से तैयार कर लेना है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितनी टाइप्स होती हैं, रेगुलर होती है और इरेगुलर होती है। रेगुलर के अंदर मतलब रिफ्लेक्टेड रेज किस तरह से होती है, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो रैंडम एंगल पे हो या रफ सरफेस से जब वो करते हैं तो जो इरेगुलर शेप आती है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो तरह के मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। तो किस तरह कौन सी सरफेस किसकी रिफ्लेक्टिंग होती है ये आप लोगों को, पॉलिश सरफेस एक की इनर होती है और एक की आउटर। तो जिसकी इनर होती है उसको क्या कहते हैं, जिसकी आउटर होती है उसको क्या कहते हैं, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। इस चैप्टर को भी आगे हमने इतनी डीपली नहीं पढ़ना जिस तरह से यहाँ पर है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ जो है वो मिरर के एक के बिहाइंड होती है और एक के फ्रंट पे होती है। कनकेव मिरर, फोकल कन्वेक्स मिरर, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा द फोकस इज विर्चुअल एज द रेज ऑफ द लाइट, मतलब कन्वेक्स मिरर का जो फोकस सॉरी इमेज है वो विर्चुअल होता है और इसका रियल होता है। ये फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और ये पेपर में लाजमी आता है। इन दोनों में से, इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इसको आप लोगों ने रीड आउट नहीं करना। हाँ, ये मिरर फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपसे पेपर में पूछा जाएगा। 2017 के पेपर के अंदर ये इस तरह से आया था कि ये जो है एक के साथ ये जो फार्मूला है ये दोनों मिरर्स के लिए डिफरेंट होता है ना, एक के साथ पॉजिटिव साइन आता है और एक के साथ नेगेटिव साइन आता है। जैसे ये लिखा हुआ है 1/q चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, फॉर्मूला पूछा गया था कि ये कौन से मिरर के लिए है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों लॉज आप लोगों ने करने हैं। और ये एन की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आई। जो साइन के साथ है वो स्नेल्स लॉ है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को ग्लास का पता होना चाहिए 1.52 है और एयर का पता होना चाहिए
चाहिए और वाटर का। ये 3 चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर। तो स्पीड जो है वो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चूंकि ये पहले वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल हमने साउंड वेव पढ़ी थी, और लेकिन ये वाली वेव कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो जनरली 3.8 होती है। तो द स्पीड ऑफ लाइट वाटर के अंदर 2.3 होती है, और वाइल इन ग्लास इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 और 2। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ये चेंज होने की वजह क्या है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाई द लाइट स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन इज इक्वल टू सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। कि एयर से जब लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी स्पीड जो है ना वो चेंज हो जाती है। ये देखें, ये बेंड होना, ये स्पीड भी इसकी जो है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि ये बेंड हो जाती है, जब बाहर जाती है फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो अक्सर पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, तो ये चूंकि रेशो है दो वेलोसिटीज की, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार आपने करना है। इसकी ये फार्मूला, किस फार्मूले से जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए आप लोगों को, और इसके लिए जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90। और किस क्रिटिकल एंगल कब होता है, ये दोनों, ये तीनों फिगर्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव रे कब नहीं होती, रिफ्रैक्टेड जो है ना 90 पर भी नहीं होती, और लेस देन 90 के ऊपर होना ज़रूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्रिएट होने के लिए। समझ आ गई। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। इसके अंदर ये जो एंगल्स दिए हुए हैं 45 है, यहाँ पर ग्लास का जो है क्रिटिकल एंगल 42 होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये बाई न्यूक्लियर एक जो है ना डिवाइस है जो देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कितने जो है वो प्रिज्म यूज़ होते हैं और कितने एंगल पे वो जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ये कल भी हमने पढ़ा था। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे काम करते हैं और ये एक दूसरे से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा ये पेरिस्कोप के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में, प्रिज्म पेरिस्कोप। तो इसको ज़्यादा करने के, ये फिगर को भी ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लाइट पाइप, इसको भी छोड़ दें, इसको भी ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी क्या होती है, तो ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है बिल्कुल शॉर्ट जो सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर ये कैमरा दाखिल किया जाता है थ्रू वेन्स। ये इतना इसका स्मॉल साइज होता है, तो इसको, इस प्रोसेस को एंडोस्कोपी कहते हैं। और ये किस किस प्रोसेस के लिए होते हैं, गैस्ट्रोस्कोप, साइटोस्कोप, साइस्टोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप। ये जो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ये नीचे पीछे बताया हुआ। स्टोमिक के लिए गैस्ट्रो, ब्लैडर के लिए सिस्टो, और थ्रोट के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ पे मिलके बने होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अंदर प्रोसेस कौन सा होता है, बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ये पहले रिफ्लेक्शन पढ़ी है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन प्रिज्म से। उसके बाद इसी तरह से लेंसेज आ जाते हैं। 3 तरह के लेंस होते हैं, डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेव, ओपन कनकेव लेंस। इसके अलावा सिंपल जो लेंस की टाइप है, डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। 3 तरह के लेंस, इनके बारे, इनके सेम जिस तरह से हमने मिरर के बारे में पढ़ा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ भी पता होना चाहिए। और इसमें ये पता होना चाहिए कि किसका फोकल लेंथ जो है ना वो राइट पे है और किसका फोकस पॉइंट जो है ना वो लेफ्ट पे है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, सॉरी पावर ऑफ लेंस है पी इज इक्वल, इसकी जो है ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और ये डायोप्टर, द एसआई यूनिट ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और ये किसके बराबर होते हैं, 1 पर मीटर के। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, तो ये इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ये एमसीक्यूज में ये रूल नंबर 1, 2 और 3, ठीक हो गया। इसके बाद है, हाँ जी, कि इमेज फॉर्मेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस पॉइंट पे है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये फोकल पॉइंट, ये एक फोकल है, और यहाँ पर जो है ना इसका इमेज बन रहा है। तो कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो इमेज पड़ा हो, किस जगह पे पड़ा हो, तो उसका जो है ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसका इमेज किस तरह का बनता है, रियल होता है या वर्चुअल होता है। अगर 2f के डिस्टेंस के बाद पड़ा हो ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज जो है ना वो छोटा होता है और वर्चुअल होता है। ये लिखा हुआ है, द इमेज f एंड 2f, द इमेज इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। f और 2f, f मतलब 1 फोकल पॉइंट और 2 फोकल पॉइंट, यहाँ से 1 फोकल पॉइंट और 2 फोकल पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 2f से भी दूर, 3f पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है,
एफ और 2F के दरमियान, और क्या है वर्चुअल। ये जो लाइंस लिखी हुई है ना ये रेड कलर की, ये सारे इमेजेस के लिए आप लोगों ने याद कर लेनी है। इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, ये लेंस इक्वेशन सिर्फ आप लोगों ने इक्वेशन याद करनी है। अब देखिए 1/f 1/p प्लस 1/q। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, एफ इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, एफ इज नेगेटिव फॉर द डाइवर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये भी सब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर वो चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको किसी एक को नेगेटिव करके लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1/p के साथ माइनस लगा देते हैं, तो p आप देखें p इज पॉजिटिव फॉर द ऑब्जेक्ट ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द रियल ऑब्जेक्ट, और p नेगेटिव। जब p नेगेटिव होगा 1/p के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि इमेज जो होगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज होने के नतीजे में इमेज डिस्टेंस, तो क्या जो है ना, कहाँ पर कौन सा लेंस जो है ना वो वर्चुअल इमेज हमें देता है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी सॉरी इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ लेंस। कैमरा के बारे में जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा इसको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफर इनलार्जर के बारे में भी रीड आउट करना है। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये किस तरह से लिखी हुई, इसकी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और ये रेशो किस किस के दरमियान है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर, और इसके अंदर दोनों के दरमियान फर्क क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कौन कौन से लेंस यूज होते हैं, किस तरह से ये क्या काम करती है, इसकी सारी चीज़ें, इसके जो है ना कंपोनेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप किस तरह से फंक्शन करती है, ये भी सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। ह्यूमन आई को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो कन्वर्जिंग लेंस, द आई हैज़ ए रिफ्लेक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग ए कन्वर्जिंग लेंस। द लेंस फॉर्म किस पे इमेज बनता है, रेटिना पे इमेज बनता है। उसके बाद है जब आई साइट वीक हो जाती है, तो कौन सी उसको क्या कहते हैं, जैसे दूर की नज़र कमज़ोर हो तो उसको नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। कितना डिस्टेंस है, कितनी एज पे जाके वो, ये देखेंगे 25 सेंटीमीटर जो है नियर पॉइंट है, और फार पॉइंट एंड टू रफली 500 सेंटीमीटर कितनी एज पे जाके चेंज हो जाता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। और फार साइटनेस को क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, और मायोपिया किसको कहते हैं, नियर साइटनेस को, ये जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम इसके भी आप लोगों ने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लेने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, ये आप लोगों ने इसका सिर्फ एक टॉपिक इस जो है ना इसके अंदर से करना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि किस तरह से इंडक्शन होता है, क्योंकि ये एफएससी के अंदर बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर। अच्छा, और ये पता होना चाहिए आपको कि ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, और प्लास्टिक रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़नी है। ये कब जो है हम कौन किस तरह से जो है ना चार्ज किसी भी डिस्क के ऊपर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, ये टॉपिक कहीं पे भी आगे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ अच्छे तरीके से, तो इसका हर पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। इसकी डिस्क किस चीज़ की बनी होती है, एल्यूमिनियम की, इसकी 1 वायर ग्राउंड होती है, इसको 2 इंसुलेटर के दरमियान एक वो ब्रास डिस्क किस चीज़ की बनी होती है, ब्रास की। और जो है फॉयल किसके अंदर किस चीज़ की यूज़ किए जाते हैं, ये जो लीव्स यूज़ किए जाते हैं एल्यूमिनियम फॉयल के यूज़ किए जाते हैं। ब्रास रॉड होती है, ग्लास का जार होता है, और लीव्स के दरमियान डिस्टेंस जब कम बिल्कुल कोई भी चार्जलेस चीज़ हम लाते हैं तो किस तरह से उनके दरमियान डिस्टेंस होता है। नेगेटिव लाते हैं तो उनके दरमियान सेम चार्ज हो तो वो डाइवर्ज करते हैं, और कब ये कन्वर्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से यहाँ से तैयार करनी है। डिटेक्टिंग के टाइप ऑफ चार्जेस, ये सारा आप लोगों ने यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट कूलम्स लॉ भी हम एफएससी से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक की सब चीज़ें जो है ना हमने एफएससी से करनी है। इस चैप्टर में से आप लोगों ने सिर्फ वही पॉइंट करना है। उसके बाद कैपेसिटर्स आ जाते हैं। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस जो है ये एफएससी के अंदर भी बताया हुआ है, लेकिन उसको हायर स्टडी के साथ बताया हुआ है, तो इतनी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन उस दूसरे लिहाज से उस पर कैपेसिटर जो है ना ये बहुत वास्ट फील्ड है। ये आप एफएससी के अंदर भी पढ़ेंगे, बीएससी के अंदर भी पढ़ेंगे, और मैट्रिक के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन हर जगह पे आप कैपेसिटर की जो पिछली चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो यहाँ पर है कैपेसिटर
किस चीज़ का बना होता है? थिन मेटल प्लेट, टू थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय। तो अब यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जब हायर स्टडीज़ में हम चले जाएँगे तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के सारे कैपेसिटर पढ़ेंगे। और यहाँ पर इसके जो यूनिट है आप लोगों को पता होना चाहिए, पिकोफैरड, नैनोफैरड, माइक्रोफैरड। और इसको हम क्यों स्टडी करते हैं छोटे यूनिट्स में? क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ये सारा एफएससी के अंदर बहुत अच्छे से अच्छा, कॉम्बिनेशन जो है ना कैपेसिटेंस पैरेलल में जब लगता है और कैपेसिटर जो है ना सीरीज में लगता है, ये रेजिस्टेंस के उलट होता है। जैसे कि ये पैरेलल का जो है तो सारी कैपेसिटेंस ऐड होती हैं, लेकिन जब सीरीज में रेजिस्टेंस होती है तो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। सॉरी, सीरीज में कैपेसिटर हो तो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, और जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो रेजिस्टेंस को जस्ट हम सिंपली ऐड कर देते हैं। और जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल लेके हम रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर कैपेसिटर कौन सा होता है। ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पेपर कैपेसिटर है। उसके बाद मिका कैपेसिटर के बारे में लिखा हुआ है। वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर्स है। और ये द इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर, जिस इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हैं, सारे कैपेसिटर की टाइप आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं, और ये कहाँ कहाँ पर, ये जैसे ये बताया हुआ है सच कैपेसिटर्स आर यूटिलाइज्ड फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो सेट्स। और यहाँ पर भी बताया हुआ कि कहाँ कहाँ पर ये सारे कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं। यूजेस ऑफ कैपेसिटर भी एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर क्लीनर के अंदर इस्तेमाल होता है। एयर क्लीनर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मैश के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं, और किस तरह से जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मैश के ऊपर पहले कौन सा चार्ज लगाते हैं, और उसके बाद एयर को किस तरह से चार्ज करते हैं, और किस तरह से ये वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, ये हम लोग एफएससी के अंदर भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। पाउडर पेंटिंग क्या होती है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ को पेंट करना है, जैसे गाड़ी को पेंट करना है, तो यहाँ पर उसके ऊपर उसको पहले पूरा नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, और हम वन बाय वन जो है ना, वन एटम जो है ना वो स्प्रे गन के ज़रिए पेंट का जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज उसके ऊपर स्टक करेंगे। अब जैसे ही गाड़ी के ऊपर पेंट होना शुरू होगा तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टक हो जाएँगे, और स्टक होने के बाद फर्दर जो है ना वो एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं होती, क्योंकि जो फर्दर पॉजिटिव चार्ज आएँगे उनको वो रिपेल करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये लाइटनिंग है, ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पीपीएससी 2017 के इंटरव्यू में जो एग्ज़ामिनर है उसने कोई 10 बच्चों से ये सवाल किया था कि लाइटनिंग क्या होती है? बिजली का बादल जो गरजते हैं ना और बिजली चमकती है, ये किस वजह से चमकती है? तो उसका ये सारा फिनोमेना इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। वो पूछते हैं कि ये फिनोमेना किसकी वजह से होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से फिनोमेना होता है। तो ये सारा आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। जो बिजली गिरती है नीचे, तो वो क्यों गिरती है? बिजली जब गिरती है तो बादलों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इतना ज़्यादा चार्ज क्रिएट हो जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए ज़मीन के अंदर भी चार्ज वो इंड्यूस कर जाता है। ऑपोजिट चार्ज दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और दोनों के दरमियान में करंट जो है ना वो फ्लो करना शुरू कर जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बादलों और ज़मीन के दरमियान फ्लो करता है, जो कि चीज़ों को जला देता है और तबाह बर्बाद कर देता है। ये यहाँ पर लिखा है, वायलेंट स्पार्क एंड एक्सप्लोजन इज कॉल्ड लाइटनिंग। अच्छा जी, उसके बाद है फायर्स और एक्सप्लोजन। ये भी आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इसके ये देखें, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आया है। हमारी दफ़ा भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें व्हेन। अच्छा, ये किस तरह से लिखा होता है? ये कभी काफ़ी दफ़ा तो इस तरह से भी होता है कि वैल्यूज़ दी होती हैं C1, C2, C3 की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में क्वेश्चन आता है 2 C1 इज़ इक्वल टू 2C, C2 इज़ इक्वल टू 3C एंड C3 इज़ इक्वल टू 5C। देन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इफ दे आर कंबाइंड इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल का ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताऊंगी, ये कंफ्यूजिंग है, उनको आप फौरन अंडरलाइन कर लें, और अंडरलाइन करके इसको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर लें। ठीक है, आगे इसके एमसीक्यूज आ गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको बस आपने रीड आउट करना है ताकि आपको थोड़ा बहुत हाँ नो इसकी हो जाए। ये एफएससी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको सिर्फ आप लोगों ने रीड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस की सारी एफएससी के अंदर, मतलब यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए हम उसको जो है वहाँ से तैयार करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने, लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ से कर लेनी है, वो आप लोगों को ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ,
ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये आप लोगों ने यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है। देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है। ये आप लोगों ने अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या कैपेसिटेंस वाला आ जाता है या रेजिस्टेंस वाला आ जाता है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जाउल्स लॉ। अच्छा जी, जाउल्स लॉ जो है ना, ये आगे कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, एफएससी के अंदर ये नहीं है, तो ये आप लोगों ने जाउल्स लॉ की स्टेटमेंट और इसकी इक्वेशन अच्छे से तैयार कर लेनी है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन ये सारा आगे बताया हुआ है, किलोवाट। अच्छा जी, एक चीज और थी यहाँ पर। हाँ जी, किलोवाट आवर क्या होता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है फार्मूला लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोग अपना बिजली का बिल जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ यूनिट। तो वाट ज़रब नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, वाट ज़रब टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो ये है नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने का। तो कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। सप्लाई टू हाउस, ये अर्थ वायर, ग्राउंड वायर, सारी वायर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इनके ऊपर कौन सा पोटेंशियल होता है, जीरो पोटेंशियल पे कौन सी होती है, हाई पोटेंशियल पे कौन सी होती है। अच्छा जी, और उसके बाद सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। तो आप लोगों को पता है कि जैसे फ्यूज है, फ्यूज एक सेफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस है, जो कि जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होता है तो फ्यूज वाली वायर जो है ना वो बर्न हो जाती है, और आप लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो कट ऑफ हो जाता है, और बहुत बड़े डैमेज से आप बच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर भी इसी तरह से काम करता है। जैसे ही कोई कहीं पे भी करंट वगैरह आता है तो आपका जो है कि बंद हो जाती है सारी लाइट की सप्लाई, सर्किट ब्रेकर खुद ब खुद बंद हो जाता है, और आप जो है, और इसके अंदर कौन कौन सी वायर्स यूज होती हैं ये सारी आप लोगों को पता होना चाहिए। अर्थ वायर जो है ये जैसे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस के अंदर यूज होती है, जैसे कि इस्त्री है, इलेक्ट्रिक केटल है, इन चीज़ों के अंदर यूज होती है। जो कि जैसे आप इस्त्री कर रहे होते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद उसकी जो लाइट है वो बंद हो जाती है। ठीक है। तो वो क्यों होती है, वो इस तरह से होती है कि वो जो वायर है वो बेंड हो जाती है, और उसका जो राब्ता वो कट जाता है, और कुछ टाइम के लिए अप्लायंस आपका बंद हो जाता है। इससे भी आप जो है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हीटिंग से बच जाते हैं। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको भी आप लोगों ने एफएससी से ही करना है। यहाँ से आप लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं करना, इस चैप्टर को भी छोड़ देना है। हाँ जी, वो जो नेक्स्ट जो है वो इसी चैप्टर का जो है ना वो लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये है रिले है। तो ये रिले के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है कि ये किस तरह से वर्क करती है, कितने स्विचेस पे ये मुश्तमिल होती है, और इसका जो है ना वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ये बस इसका लास्ट टॉपिक है, यही आप लोगों ने पढ़ना है। हाँ जी, इसके एमसीक्यूज देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब जो बाद में करने हो आपने एफएससी से पढ़ के। लेकिन एमसीक्यूज जो है ना आप लोगों ने कहीं से भी जाने नहीं देने, स्पेशली टेक्स्ट बुक से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। उसके बाद है जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा, इजी और इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना यहाँ पर बिहेवियर है डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है, जब भी कोई चीज़ हीट अप होती है तो वो इलेक्ट्रो जैसे कि इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव चार्ज होती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है। जब उसको वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक एमिट करती है, दूसरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये सारा थर्मियोनिक एमिशन इसको कहते हैं। तो इस प्रोसेस को मतलब जब हीट अप करने से, थर्म मतलब हीट और आयनिक, आयंस का एमिट होना, एमिशन मतलब ये है। और ये आप लोगों को यहाँ से अच्छे से रीड करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रीड आउट करना है, ज़्यादा इसके डीप में नहीं, गहराई में नहीं जाना। सीआरओ आप लोगों के पास एफएससी के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, आप लोग इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो है ना बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक गेट्स, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। सब तरह के लॉजिक गेट्स यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं। इनके ट्रुथ टेबल, इनकी बूलियन इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, और ऑपरेशन क्या होता है, एंड, नॉट, नैंड, नॉट, सब इसके जो है ना ऑपरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये यूज़ ज़्यादातर हाउस सेफ्टी अलार्म के अंदर होता है। ये भी बस आप लोगों ने इसकी एग्जांपल याद करनी है, और इसके अंदर कौन कौन से गेट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर
एंड दोनों गेट, दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये नॉट लगा हुआ है और यहाँ पर ये एंड गेट लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी भी आपने एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके कंप्यूटर में से दो एमसीक्यूज आते हैं जनरल नॉलेज के। तो इस हवाले से ये फिजिक्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ये आजकल जो डेली लाइफ के अंदर अप्लाइंसेस चल रहे हैं उनके बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हाउ फिजिक्स वर्क्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज बेसिकली, एंड ये सारा चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड जो है हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा मतलब कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी, हार्डवेयर मशीन इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हार्डवेयर जो है इसका मेन पार्ट है वो सीपीयू है, ऑल ऑफ इट स्पोर्ट इक्विपमेंट। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी हैं, अमंग द सपोर्ट इक्विपमेंट्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, डाटा किस फॉर्म में होता है, प्रोग्राम के फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किस किस तरह से जो है ना वर्क करता है, प्रोसीजर है जैसे कि बताया हुआ है। दीज रूल्स और मेथड्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस। तो ये प्रोसीजर के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना डाली जाती है। तो ये पूरा सिस्टम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और किन किन चीज़ों का इनका रोल है। जैसे पीपल का क्या रोल, नीड्स पीपल इफ इट टू बी यूजफुल। मतलब ये पूरा सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है लेकिन उसको चलाने के लिए पीपल मतलब लोग चाहिए जो कि उसको रन कर सकें। प्रोसीजर उसके अंदर हर चीज़ फीड है, जैसे प्रोसीजर भी मौजूद है, डाटा भी है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर, लेकिन इन सबको ऑपरेट करने के लिए पीपल चाहिए। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमिशन चैनल करता है, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन पे जाके किस तरह से जो है वो चेंज होता है। अब टेलीफोन आ जाता है, टेलीफोन किसने इजाद किया था, ये भी आप लोगों को पता, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये इसके जरिए जो वायर के थ्रू जो है ना वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। इसके बाद है जब रेडियो वेव्स के जरिए, जो हमारा मोबाइल फोन है ये रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन। तो आपने इसके अंदर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी होते हैं, मॉड्यूलेटर, पहले मॉड्यूलेशन होती है, उसकी मॉड्यूलेशन क्या होती है ये आप लोग एफएससी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ जो मेन एमसीक्यूज है ना, ये चैप्टर काफ़ी टाइम टेकिंग और लॉन्ग है और थोड़ा सा टफ भी है। इसको आप लोगों ने एक दफ़ा करने के बाद दूसरी दफ़ा भी करना है और इसमें से जो चीज़ आपको मुश्किल लगे उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको दोबारा करने में मुश्किल ना हो। इस तरह से डीमॉड्यूलेशन होती है जब एंटीना से वापस एम्पलीफायर के पास आता है। पहले जो वी सिग्नल जो आता है ना हमारे पास मोबाइल फ़ोन में, हमारे मोबाइल फ़ोन में जब कॉल आती है तो पीछे से एक सिग्नल आता है, उसको मोबाइल फ़ोन एम्पलीफाई करता है, फिर उसको डीमॉड्यूलेट मतलब जो कोड, वो कोड जो बना के भेजा होता है ना उन्होंने, उस कोड को चेंज करता है, उसको एम्पलीफाई ऑडियो एम्पलीफाई करता है और हमारी आवाज़ जो है ना हमें सुनाई देती है। तो कौन सी वेव्स यहाँ पर जो है ना, साउंड वेव्स भी एक्ट कर रही हैं, रेडियो वेव्स भी कर रही हैं, फैक्स मशीन क्या होती है और ये किस जो है ना वो प्रिंसिपल पे काम कर रही है और इसका काम क्या है आजकल, और सेल फोन है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये रेडियो टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर अलाउ हो रही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रेडियो वेव ट्रांसफर होती है। जो टेलीफोन है, जो पहले टेलीफोन सेट यूज होते थे, ये टेलीफोन जो ये वायर्स के जरिए जो है ना साउंड वेव ट्रांसफर होती थी, सिंपल साउंड जाता था। लेकिन अब जो है वो सेल फोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर रेडियो वेव जो है ना ये रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। इसके अंदर जो भी चीज़ आप देखते हैं ये सारी रेडियो वेव्स पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद है फोटो फोन, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ये पहले घरों के बाहर लगे होते थे। जैसे ही कोई बाहर नॉक करता था तो आप जो है ना फ़ोन उठा के उस बंदे की तस्वीर भी देख सकते थे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, तो ये ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर पीछे भी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, इसमें सिग्नल किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने में, जैसे पहले ही बताया ये चैप्टर थोड़ा सा आपकी फील्ड से हट के है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन यूज फॉर, कंप्यूटर क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें आप लोगों को लिखा होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। मैं इस पर बार बार जोर दे रही हूँ कि कहीं पेपर में बार बार
पूछा गया है और बहुत सारे पेपर्स में ये आया है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मेमोरी कार्ड होता है जिसको वो आप जिसमें आप मोबाइल के अंदर ये डालते हैं। इसके अलावा पुराने दौर के अंदर ऑडियो और वीडियो कैसेट यूज़ होती थी। ये किस बेस पे होती थी? ये मैग्नेटिज्म के जो उसका फिनोमेना था, सारी जो कैसेट्स के अंदर थी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर जो है ना वो वीडियो या ऑडियो स्टोर होती थी। लेकिन अब तो इसका खैर ज़माना नहीं रहा, बहुत चेंज हो गया है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रील होती थी टेक अप्रैल टेप रील, तो उसके ऊपर क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड के जो है ना वो सिग्नल्स इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक हो गया। उसके बाद रैम है, मैग्नेटिक डिस्क है, ये किस तरह से काम करती है, हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है। या आजकल के जो अप्लाइंसेस हैं इनको आपको पता होना, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो। उसके बाद इंटरनेट के बारे में भी ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को इंटरनेट सर्विसेज और ब्राउजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्राउज़र क्या होता है और डिफरेंट जो है ना इनके ये नाम, क्रोम और ये ओपेरा वगैरह से तो आप वाकिफ़ होंगे। लेकिन ये देखें वर्ड है, ये भी कंप्यूटर का किस फील्ड में आता है, ब्राउज़र के अंदर आता है। मोजिला फायरफॉक्स है, ये भी किसके अंदर आता है, ब्राउज़र के फील्ड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, ईमेल जो आप भेजते हैं, इसके जो डिफरेंट है, फास्ट कम्युनिकेशन है, ये बहुत आजकल जो है ना वो इन चल रही है। ठीक है, रिस्क ऑफ आईसीटी सोसाइटी एनवायरनमेंट, ये आप लोगों ने करना नहीं है। और जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ये आप लोगों ने एफएससी से ही करना है, ये वहाँ पर ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि थोड़ी बहुत जो है ना हाँ नो इसकी आपको हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि कल तक आप लोगों का जो है 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।